अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में चर्च से मुंसलिक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग, 2 बच्चे हलाक, 18 जख्मी। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता मैदान जंग बन गया, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें, एक शख्स जाँ बहक। अमरीका में वोटर्स की अक्सरियत ने गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। चीन ने सहफरीकी एटमी मुज़ाकरात को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए अमरीका और रूस के साथ बैठने से इनकार कर दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टल बैलेट के निज़ाम को ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको हम लेकर जाते हैं अमेरिका, जहां पर अमेरिकी रियासत मिनेसोटा है, उसका शहर है मिनियापोलिस। वहां पर एक चर्च से मुंसलिक स्कूल पर फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में 2 बच्चे हलाक हुए हैं और 18 ज़ख्मी हैं। उनमें से भी कुछ बच्चों की हालत जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। अब ये जो वाक़या है, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया है जी मिनेसोटा में, और मिनेसोटा का शहर है मिनियापोलिस। यहाँ पर जी एक स्कूल है, एनंसुएशन कैथोलिक स्कूल, जो कि एक कैथोलिक स्कूल है, इसके नाम से ज़ाहिर है। चर्च के साथ मुंसलिक ये स्कूल है। तकरीबन 400 के करीब बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पर एक शख्स जो है वो एक लड़का जो है वो दाखिल होता है। उस लड़के के पास हथियार थे और उसने बच्चों पर फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चे हलाक हुए। उसके बाद फिर पुलिस जो है उसने जब इस जगह पर कार्रवाई की तो पुलिस की कार्रवाई में जो जवाबी कार्रवाई थी पुलिस की, उसमें ये जो हमलावर था ये भी हलाक हो गया। और ये जो तालीमी साल है वो यूँ कहिए कि बस शुरू ही हुआ था। इस स्कूल में सिर्फ 2 दिन हुए थे तालीमी साल को शुरू हुए, तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होकर आते हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों को बड़ा एक्साइटेड होकर स्कूल भेज रहे होते हैं कि जी नया तालीमी साल शुरू हुआ है, बच्चे जाकर तालीम हासिल करेंगे। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तालीमी साल के शुरू होते ही 2 दिन बाद ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस चीफ जो हैं ब्रायन ओहारा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी जो बच्चे हलाक हुए हैं उनमें से एक की उम्र थी 8 साल, दूसरे की उम्र थी 10 साल। और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमलावर था उसके पास 3 मुख्तलिफ हथियार मौजूद थे। एक राइफ़ल थी, एक शॉटगन थी और एक पिस्टल मौजूद थी। अब अमेरिका में हथियार ख़रीदना बहुत आसान है, उसके लिए किसी किस्म के कोई लाइसेंस दरकार नहीं होते। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से आवाज़ उठाते हैं कि जब ड्राइविंग के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो फिर हथियारों के लिए लाइसेंस क्यों ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो गन लॉज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते सही तरीके से, और ये एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है अमेरिका में। और इस मरतबा इस हवाले से भी बात की जा रही है कि ये शख्स जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर था एंटी रिलीजियस जो हेट स्पीच होती है सोशल मीडिया पर, उससे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर था और इसने इस जो जुर्म किया है, इस जुर्म को एंटी कैथोलिक या एंटी क्रिश्चियन जुर्म भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ, जहां पर दारुल हुकूमत जकार्ता वो इस वक्त मैदान जंग बन चुका है और वहां पर सूरत हाल ये है कि शदीद मुजाहरे हो रहे हैं और ख़ास तौर पर तलबा तंजीमें जो हैं वो मुजाहरे कर रही हैं। और इन मुजाहरों की जो वजह है वो बेसिकली तो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज था, लेकिन अब ये वजह बढ़ चुकी है क्योंकि इन मुजाहरों में एक शख्स हलाक भी हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जो कि पुलिस क्रैकडाउन की वजह से ज़ख्मी भी हुए हैं। अब ये मुजाहरे जो हैं उनकी तफसील हम आपको बताते हैं। एक शख्स इनमें जाँ बहक हुआ है, दर्जनों अफराद इनमें ज़ख्मी हुए हैं। और जकार्ता में बेसिकली हुआ ये कि जो पुलिस की गाड़ी थी उसकी टक्कर से एक वो जो बाइक राइड शेयरिंग ऐप्स होती हैं उनका एक ड्राइवर था वो हलाक हुआ है। और उसके बाद फिर कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। जुमे के रोज़ फिर तलबा तंजीमों ने एहतजाज की कॉल दी कि हम एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया था। और बेसिकली हो ये रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कानून साज़ों की तनख्वाहों और पार्लिमानी मराहत के हवाले से, यानी कि जो कानून साज़ हैं, जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो असेंबली के मेंबर्स हैं, वो तमाम लोग अपनी ही तनख्वाहें बढ़ा रहे थे, वो तमाम लोग अपने आप को मराहत दे रहे थे और उस पर स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई। उसके हवाले से मुज़ाहरा चल रहा था, फिर उसके ऊपर पुलिस क्रैकडाउन हुआ और उस क्रैकडाउन में इस एक शख्स की हलाकत हुई। और उसके बाद अब ये क्रैकडाउन जो है वो एक तरफ से पुलिस ने ज़्यादा बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ जो तलबा का एहतजाज है उस
उसमें भी मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। अब जो इंडोनेशिया के सदर हैं प्रबोव सुबियांटो, उन्होंने एक जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने इस हलाकत पर काफ़ी अफ़सोस का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक शदीद अफ़सोसनाक वाक़या है और उसकी वो मुकम्मल तहकीकात कराने का भी उन्होंने ऑर्डर दिया है। और ये बात भी सामने आई है कि जो पुलिस की जो मुसल्लह गाड़ी थी जिससे वो शख्स हलाक हुआ था, उसके 7 अरकान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब तफ्तीश जो है वो जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर एक सर्वे किया गया है और इस सर्वे में एक बड़ा हैरत अंगेज़ मामला सामने आया है। और ज़ाहिर है ये मामला जो है ये हम काफ़ी दिन से उठा ही रहे थे कि अगर दुनिया की बात की जाए इस वक्त, तो इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले पर इस वक्त दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनका स्टांस जो है वो इज़राइल की तरफ है, वो इज़राइल की तरफदारी कर रही हैं, लेकिन जो अवाम है वो फ़लस्तीन के साथ हैं। अब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसने एक सर्वे किया है और इस सर्वे में निस्फ जो वोटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें यकीन है कि इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है। अब से कुछ अरसे पहले तक हम देखते थे कि जेनोसाइड का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, नस्लकुशी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था और लोग बड़ा डरते थे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से। लेकिन अब इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि इज़राइल नस्लकुशी में मुलव्विस है। दूसरी तरफ अगर हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल की नस्लकुशी जारी है। ताज़ा हमलों में भी 60 से ज़ायद शहादतें हुई हैं फ़लस्तीन में और उसके अलावा यमन पर भी इसराइली हमले हुए हैं जिसमें अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद ग़ालिब जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। आइए इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकियों ने फ़लस्तीन में कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी में गजा की सूरत हाल पर सर्वे, निस्फ वोटर्स ने इजराइल को नस्लकुशी का मुर्तकिब ठहरा दिया। सर्वे में 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इजराइल को मजीद अमरीकी असलहा भेजने की भी मुखालफत की। गुज़िश्ता दिनों अमरीकियों की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत के हक में भी राय दी थी। सर्वे में 58% अमरीकियों का मानना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना चाहिए। दूसरी जानिब गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। उधर यमन के वज़ीर आज़म अहमद ग़ालिब इजरायली हमले में जाँ बहक हो गए। अहमद ग़ालिब हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखते थे। अंसारुल्लाह ने अहमद ग़ालिब को पिछले साल 10 अगस्त को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। वो हौसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के रुकन थे। इजरायली हमलों में अहमद ग़ालिब के 3 साथियों की शहादत की भी इतलात हैं, जबकि यमनी वज़ारत दिफा की जानिब से इजरायली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद की गई है। साथ ही गजा में नस्लकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। इजरायली फौज ने यमन पर 4 रोज़ कबल भी फ़ज़ाई हमले किए थे, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 90 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ चीन की। चीन ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि चीन अमेरिका और रूस के साथ जो सह फ़रीकी न्यूक्लियर मुज़ाकरात थे उनमें नहीं बैठेगा। चीन का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ये जो दोनों ममालिक हैं, ये दोनों ममालिक एटमी हथियारों को प्रमोट करते हैं। सबसे ज़्यादा एटमी हथियार इन्हीं ममालिक के पास हैं। तो इसीलिए अगर ये दोनों ममालिक बैठ कर कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए तो ये मज़े का ख़ेज़ सूरत हाल होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चीन ने इन दोनों ममालिक को बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि हवा में उड़ा दिया है और उनकी जो बातें सामने आती हैं न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके हवाले से, उस हवाले से चीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है कि वो इन दोनों ममालिक की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बेसिकली हुआ ये था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और रूस के दरमियान एटॉमिक मामलात पर, उसमें चीन को भी होना चाहिए और चीन को भी हम ये समझाएँ कि दुनिया से एटॉमिक हथियार जो हैं उनका ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन चीन का ये बयान सामने आया है और अगर हम इसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करें, चीन की जो पोजीशन है वो ये कहता है कि जी सबसे ज़्यादा हथियार जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अमेरिका और रूस के पास ही हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा इसका नंबर देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर सामने आता है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट है, अगर आप वो देखें तो उसमें पता ये चलता है कि अमेरिका के पास 3700 एटमी हथियार मौजूद हैं और अगर रूस की बात की जाए तो रूस के पास तकरीबन 4300 एटॉमिक हथियार मौजूद है। अब ये देखें, ये 3700 और 4300 की बात हो रही है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए कि चीन के पास कितने एटॉमिक हथियार मौजूद है तो ये नंबर है सिर्फ़ और सिर्फ 500 का। चीन इनसे बहुत ज़्यादा
पीछे है। तो इसीलिए ये जो चीन की बात है वो बिल्कुल सही लगती है कि ये दोनों ममालिक खुद सबसे ज़्यादा एटॉमिक हथियार रखते हैं, लेकिन जब बात करने के हवाले से ये लोग बैठते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो बात ये करते हैं कि जी न्यूक्लियर हथियारों को कम होना चाहिए, तो इसीलिए इनके कॉल और फ़ेल में तज़ाद है। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कुछ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। मौसमियाती तब्दीली ने जो सयाहत है उसका रुझान भी तब्दील कर दिया है और यूरोप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक जाते हैं सयाहत के लिए। हमारे जो नुमाइंदे हैं यूरोप के, ज़ुबैर हुसैन साहब, वो भी एक ऐसे ही मुल्क पहुँचे हैं जहाँ के हवाले से ख़बरें तो ये सामने आती है कि वहाँ पर क्राइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खूबसूरती में भी वो जगह अपनी मिसाल आप हैं। तो ज़ुबैर साहब से हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे से, और उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या माहौल है। जी ज़ुबैर बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग इस वक्त पूरे अफ्रीका में सयाहत के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखता है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप इस वक्त कयामत खेज गर्मी का शिकार है। यूरोप की गर्मी की वजह से सयाहों ने यूरोप से हट कर अब ऐसे मुल्कों और ऐसे खितों का इंतखाब करना शुरू किया है जहां पर दर्जा हरारत गर्मियों में निस्बतन कम रहे। जोहान्सबर्ग का जो दर्जा हरारत है वो निस्बतन कम है इस वक्त, और इसी वजह से यहाँ पर सयाहों का तांता बंधा रहता है। यहाँ की मालियाती रिपोर्ट 2024-2025 के मुताबिक सयाहों ने जो है वो 2.6 मिलियन से रिकॉर्ड को तजावुज करके 3.8 मिलियन तक पहुंचा दिया है। यानी कि 3.8 मिलियन यहाँ पर साल में सयाह जो है वो जोहान्सबर्ग को विजिट करने आते हैं। जोहान्सबर्ग की खूबसूरती की बात की जाए तो जोहान्सबर्ग में ना सिर्फ खूबसूरती है बल्कि ऐसे एडवेंचर भी हैं कि जो वो दुनिया के अंदर शायद ही कहीं पर नजर आए। यहाँ का लायन सफारी पार्क की बात की जाए तो लायन सफारी पार्क में वाइल्ड लाइफ का जो है वो नज़ारा एक इंतहाई मुख्तलिफ तरीके से दिखाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ की जो लग्जरियस लाइफ है तो उस हवाले से मोंटे कसिनो जो है वो एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर मोंटे कसिनो में दिन में भी रात का समा लगा रहता है और एक ऐसी जो है वो फेरी टेल बनाई गई है मोंटे कसिनो में कि जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। स्वेटो टाउनशिप की बात की जाए तो स्वेटो टाउनशिप के अंदर नेल्सन मंडेला का जो घर है वो सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हिल में उस सेल का लोग नजारा करना चाहते हैं कि जहां पर नेल्सन मंडेला ने अपनी कैद गुजारी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ के अपार्टहेड म्यूजियम की, तो अपार्टहेड म्यूजियम के अंदर भी कुछ नस्ली इम्तियाज को कुछ यूं दिखाया गया है कि नस्ली इम्तियाज का जो उरूज था वो भी अवाम की तरफ आया है और जो नस्ली इम्तियाज का जो जवाल है वो भी अवाम की तरफ आया हो जाती है। इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर सयाहत का मरकज बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद थे जी। साउथ अफ्रीका के हवाले से बात हो रही थी, साउथ अफ्रीका के टूरिज़्म के हवाले से बात हो रही थी। और अब बात करते हैं जी कुछ अमेरिका की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शोशा छोड़ा है, और वो नया शोशा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि मैं अमेरिका में जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है, यानी कि वो सिस्टम कि जिसके ज़रिए लोग अर्ली वोटिंग करते हैं और पोस्टल जो तरीका है उससे अपना वोट जो है वो पोस्ट के ज़रिए भिजवा देते हैं, उस तरीके को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का शोशा है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये मामला क्या है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को पोस्टल बैलेट से एतराज़ हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट है, अगर इससे कोई शिकायत है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो फिर आगे होगा क्या अमेरिका में। हमारे साथ सद्दाम तुफैल साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सदारती हुक्मनामा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, कि जिसमें उन्होंने इंदिया दिया है कि जी पोस्टल बैलेट के निज़ाम को मैं ख़त्म कर दूंगा, ये क्या मुमकिन है ये? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि जो मेल्स के ज़रिए वोट कास्ट किए जाते हैं या वोटिंग मशीन के हवाले से भी कुछ बात की गई कि वो इसे, क्योंकि वो शफाफ बनाना चाहते हैं इंतखाब के अमल को, तो वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर जो रियासतें हैं, वहाँ की जो लेजिस्लेशन है उसका सारा इख्तियार रियासतों के पास है। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है, और आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये इतना आसान नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की तब्दीली लाना, क्योंकि रियासतें बाइख्तियार हैं यहाँ पे। जी। अच्छा, अब ट्रंप साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट का सिस्टम है, इसमें बड़ी धांधली होती है, बड़ी जालसाजी होती है और बड़ी धोखाधड़ी होती है। तो अब ये जो इनके दावे हैं, इन दावों को इन्होंने किसी तरीके से प्रूव किया है? कोई शवाहिद हैं कि ये मामला वाकई ऐसा है? वो जो मेल इन स्कैम जिसे हम कहते हैं, या
मैसिव फ्रॉड की जब बात की जाती है तो उनका ये ख्याल है कि ये जो मेल के ज़रिए जो वोटिंग होती है ये शफाफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में अब कहीं पर भी मेल्स के ज़रिए वोटिंग का जो इंतखाबी अमल है वो कहीं पर भी राइज नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम इंटरनेशनल IDEA के मुताबिक जो रिपोर्ट है कि दुनिया में इस वक्त भी 34 यानी 34 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मेल के जरिए वोटिंग की जाती है, जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। और इसके साथ साथ जब हम जो गैर जानिबदार माहिरीन हैं जैसे EAC है या पॉलिसी सेंटर या दीगर है, उन्होंने ये बात कही है कि जो मेल्स के जरिए वोटिंग का सिलसिला है ये शफाफ है और ये जिसे हम कहते हैं कि ये ऑथेंटिक है। और जिस पे वो ये एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं कि ओरिगोन जो स्टेट है वहाँ पर 19 सालों में यानी 19 ईयर्स 19 सालों में महज 15 ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिसमें मेल के जरिए वोटिंग में स्कैम किया गया हो। तो ये तादाद तो बिल्कुल ना होने के बराबर है कि अगर इतने मामूली सतह के वाकयात को इशू बनाया जाए कि तो ये तो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि ना होने के बराबर है। और अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये मामला डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर देते हैं और ये पोस्टल बैलेट वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तो जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं उन इलेक्शंस पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? और जो सियासी असरात हैं, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इस फ़ैसले का, वो क्या होगा? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें डेमोक्रेट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अवैस आपने। और बिल्कुल जो ज़्यादा इससे मुतासिर होगा अगर हम 2026 के इलेक्शंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स के डेमोक्रेट्स इससे ज़्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं उसमें उम्र रसीदा लोग ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर के लोग मुतासिर होते हैं। अब माजूर लोग जो हैं, उम्र रसीदा लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं या इसके साथ साथ किसी माजूरी का शिकार हैं, तो उनके लिए ईजी नहीं है कि वो वोट कास्ट करने जाएं। और उनकी ज़ाहिर है कि एक जो मोबिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो इजी नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये भी सोचने की बात है कि वो रियासतें जहाँ पर रिपब्लिकन का वोट बैंक है वहाँ पर भी तो ये मेल इन वोटिंग जो है ये राइज है। तो लेकिन ज़्यादा असर आपकी बात सही है कि डेमोक्रेट्स को पर यह असरअंदाज होगा। और इसके साथ साथ एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत फास्ट है। तो बहुत से लोग, इट्स नॉट नेसेसरी कि जी माजूर हैं या उम्र रसीदा हैं वही लोग सिर्फ मेल के जरिए वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो मसरूफ है, कारोबारी हजरात होते हैं, लोगों की ज़ाहिर जॉब्स या बिजनेस या इस वजह से भी बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब इस पर सोचने की बात यह है कि डेमोक्रेट्स क्या करते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल है कि अगर ऐसा किसी भी तरीके से कोई कानून वो लाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर डेमोक्रेट ज़ाहिर है कि डेमोक्रेट्स जब वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे उसके बाद फिर ये तो अब कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। तो अब ये जो फ़ैसला है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इसके खिलाफ क्या कोई कानूनी चैलेंजेस जो हैं वो भी मुतवक्के हैं? देखिए, अमेरिका की जो खास बात है वो इजहार की आज़ादी है और इसके साथ साथ कानून की बालादस्ती है। यहाँ पर भी जब हम ये बात इस वक्त हम कर रहे हैं तो सोचने की बात यह है कि 2025 में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जारी किया था उसमें जो उन्होंने ये अहकाम दिए थे कि जब भी कोई वोट कास्ट करने के लिए आए उसके पास प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या होना चाहिए। इसके साथ साथ मेल्स के जरिए जो भी बैलेट्स रिसीव हुए हैं अगर वो लेट पहुंचे हैं, क्योंकि ज़रा मेल के जरिए बाज दफ़ा देर हो जाती है। जिसने सेंड किया है उसने तो वक्त पर कर दिया, लेकिन ज़ाहिर वक्त और हालात और दीगर इश्यूज, ट्रैफिक या मौसम या बहुत से इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि वो लेट हो सकते हैं। तो उन्हें ज़ाया करने का ऑर्डर जब दिया गया था तो मुख्तलिफ रियासतों में उससे चैलेंज किया गया था और फिर अदालत ने इसे रोकने के अहकाम जारी किए। तो इसे कहते हैं कि कानून की बालादस्ती, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक अहम बात है। तो ऑफकोर्स जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कि चैलेंजेस का सामना तो उन्हें फिर करना पड़ेगा। और एक और फाइनल बात आपसे पूछना मैं चाहूँगा कि अवामी राय क्या है? क्या वो पोस्टल बैलेट के हक़ में हैं या फिर वो भी पोस्टल बैलेट के मुखालिफ हैं अवाम? बिल्कुल, जब हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम का ज़ाहिर है कि उनकी राय की अहमियत है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो मेल के ज़रिए वोटिंग के हक़ में हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर हम बात करें जब
कोविड के दौरान जो इश्यूज थे और 2020 के जब इंतखाबात हुए तो उसमें 46% यानी 40% से ज्यादा लोगं ने मेल्स के जरिए वोट कास्ट किए। तो आमतौर पर लोग, जैसा कि मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो लोगों की जो मसरूफियात है, ख़ासतौर पे कारोबारी मसरूफियात, उनकी जॉब्स, एजुकेशन, बहुत सारे मामलात हैं, तो लोगों को वक्त की कमी का सामना रहता है। तो ये एक आसान ज़रिया है जिसमें वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, अपना वोट अपनी मर्ज़ी से कास्ट कर सकते हैं और अवाम जो है वो ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी में अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इसके हक में है। तो अब देखना ये है कि ज़ाहिर है कि ये तो उनका एक फैसला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की बात हुई थी या मेल के जरिए देर से वोट जो पहुंचे उन्हें ज़ाया करने की बात हुई थी, तो देखिए वो भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया और वो उसे अदालत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तो उन्होंने एक बात कही है और इस पर अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई है। तो कुछ भी कहना कम वक्त होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, खास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क में, स्टेट्स में, जहां पर हर स्टेट अपना एक ताकत रखती है, अपना एक उनका एक जो है वो उनके पास इख्तियार है। तो ये इतना इजी नहीं है कि आसानी से हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि ये अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और बहुत बहुत मुश्किल नजर आता है। बहरहाल कोई भी कुछ भी कहना कम वक्त होगा, लेकिन अगर आपने राय मांगी है तो ऐसा इतना आसान नहीं है यहाँ पे। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सद्दाम तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे थे और बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका का पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो ख़त्म करने के दर पे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के सैलाब की। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। बारिशें जारी हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं और सैलाब भी है। दूसरी तरफ फिर हमने ये देखा कि भारत जो है उसने एक तरह से आबी जारहियत का मुजाहरा किया, पानी छोड़ा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। अब इस पूरे मामले में भारत का मामला क्या है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं जो कि PhD स्कॉलर हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस की इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और उनसे हम ज़रा इस सूरत हाल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अब देखें पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और अगर हम माजी का मुताला करें तो गुज़िश्ता 4 दहाइयों में इस तरह की सूरत हाल शायद हमने नहीं देखी हैं। लेकिन माजी में भी बारिशें हुई हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं वो अब इन बारिशों का मवाजना कर रहे हैं 1980s की जो बारिशें, लेट 80s में जो हुई थी बारिशें, उनसे मवाजना किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि मौसमियाती तब्दीली का इसमें कितना असर है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, मुझे हैरत इस बात पे कि हम इसको 1988 के सैलाब से कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। 1988 में बिल्कुल बारिशें हुई थी, मामूल से ज्यादा बारिशें थी, लेकिन उस वक्त दरियाई सैलाब आया था जब भारत ने पानी छोड़ा था। अभी जो है, अभी तो हमारा मानसून का स्पेल ही जून में पहले आ गया, जब वक्त से पहले आ गया। उससे पहले गर्मी इतनी पड़ रही थी, साथ नमी शामिल थी बीच में। तो उसके साथ साथ जो है क्लाउड बस्ट जैसे मामलात जो है वो कॉमन हो गए। ये हमने 1988 में नहीं देखा था। फिर हमने देखा कि हमारा अर्बन फ्लडिंग का मामला बढ़ रहा है और मुसलसल बारिशें इतनी शदीद हो रही हैं कि ऊपर से ग्लेशियाई झीलें साथ साथ पिघल रही हैं, साथ साथ लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन गलत है। ये क्लाइमेट चेंज है। 1988 के बाद हमने 2010-11 में भी सैलाब देखे, 2022 के भी देखे, 2022 के बाद मुसलसल हम लोकल सैलाब देख रहे हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि इस दफा अर्बन फ्लडिंग भी है, इस दफा दरियाई सैलाब भी है, और इस दफा क्लाउड बर्स्ट भी है। तो ये फ्लड सुनामी है। ये इसका कंपैरिजन किसी पिछले आने वाले सैलाब से नहीं किया जा सकता। ये क्लाइमेट चेंज है, ये ब्रेक डाउन है। और क्या माजी में भी इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है? देखिए, हमें ये देखने की जरूरत है कि माजी में 1988 की ही अगर हम बात कर लें, या चले 10-11 की बात कर लें, तो भी इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। हमने ना अपने दरियाओं की गुजरगाहों पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर दिया है, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं कि हमें लगता था दरिया सूख रहे हैं, ये कभी भर नहीं सकते। लेकिन अब हमने देख लिया कि वो अपने
पुराने रास्ते पर वापस आए हैं, क्योंकि वो भर सकते हैं अगर हमारे हमसाया ममालिक में भी क्लाउड बस्ट और सैलाबी सूरत हाल बनती है। ना भी बने तो भी वो आबी जारियत करते हैं। तो हमारी ये मिस प्लानिंग थी कि हमने वहां सोसाइटीज बनाई और हमने उसकी गुजरगाह को बिल्कुल तंग कर दिया। अब यही मसला बन रहा है कि पहाड़ों के आगे भी सोसाइटीज बनी हुई है, जब रेले आते हैं अपने रास्ते पे तो आगे तबाही मचती है। तो ये हमारी मिस प्लानिंग हुई है, और ये पहले हमने इस तरह के नहीं देखे। रेले आते थे, लेकिन जो तबाही का लेवल है वो इसलिए ज्यादा है कि हमने उसके रास्ते और तंग कर दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो अपने ही रास्ते से गुजर रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये बिल्कुल हमें पता था कि यहाँ पानी के रेले आते हैं, ये अपनी गुजरगाह से ही जा रहे हैं, उसने कोई नई गुजरगाह नहीं बनाई। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहां पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। जहाँ पे जो है वो दरिया के ऊपर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, या पहाड़ों से आने वाली नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ से रेले आ गए। वो हमारे मुल्क में सैलाबी रेले जो पहाड़ों से भी आते हैं, हिल टॉरेंट्स, हमें मालूम है कि 14 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं, उसमें 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो हर साल समंदर में जाता है इन पहाड़ों से। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें परेशानी इसलिए हो रही है कि बीच में सैलाब, इन जगहों से क्लाउड बस्ट जैसे मामला हमने कभी देखे नहीं थे, इतना मामूल जो बन गए हैं। अब क्योंकि साथ साथ क्लाउड बस्ट भी हो रहा है, तो इस वजह से ये हमें लग रहा है कोई नई चीज है, पर ये नई चीज नहीं है, ये उसका रास्ता है। हम रास्ते में खड़े में, पानी अपना रास्ता ले रहा है। लेकिन जो महकमा मौसमियात का जो बयान था उसके मुताबिक फिर क्या क्लाउड बर्स्ट नहीं था? बारिशें शुरू हुई तो क्लाउड बर्स्ट, देखिए बुनेर में क्लाउड बर्स्ट था, बाकी जगहों पे शदीद बारिशें हुई। आपके गिलगित में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, बाबूसर साइड पे। वह क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ये है कि 1 से 3 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का हो जाना, ये क्लाउड बर्स्ट है। तो अभी हर जगह क्लाउड बर्स्ट नहीं है, लेकिन एक ही सीजन में 2 आप क्लाउड बर्स्ट सुन रहे हैं, तो ये एक डिजास्टर की बात है कि इतना ज्यादा क्लाउड बर्स्ट पहले हम देखते नहीं थे। पहले 2001 में आया, 2000 पिंडी डूबा, 2021 में आया, इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स डूबे। अब हमने एक ही सीजन में 2 क्लाउड बर्स्ट सुन लिए। फिर अर्बन फ्लडिंग इसलिए हो रही है कि बारिशें शदीद हो रही हैं, और हमारा ड्रेनेज जो है, जैसे कि कराची शहर, वो ड्रेनेज आउटडेटेड है, वो हमने उसको कभी मेंटेन किया ही नहीं, वो क्लॉग्ड है, क्योंकि हम कचरा सारा फेंकते हैं, मैनेज नहीं होता। तो उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। ये मामला है, ये क्लाइमेट चेंज भी है और ये हमारी मिस प्लानिंग भी है। अच्छा, अब ये सैलाब जो है ये तो हमारे यहाँ पर एक यूँ कहिए कि हर साल का मामूल बन गया है, लेकिन 2022 के सैलाब से अगर हम आज को कंपेयर करें तो क्या चीज़ आपको लगता है कि इन दोनों सालों में जो सैलाब आए थे उनमें मुश्तरक है? हमने क्या सीखा है और इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए क्या इकदामात किए गए हैं आपके ख्याल में? अच्छा, 2022 का जो सैलाब था वो ज्यादातर अर्बन फ्लडिंग थी। उस वक्त इंडिया ने पानी उस तरह से नहीं छोड़ा था जिस तरह अभी इंडिया छोड़ रहा है। तो 2022 में ये कीर्थर की पहाड़ियों पे, कोह सुलेमान पे और बाकी जगहों पे बारिशें, और साउथ पंजाब, अपर सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें बहुत शदीद हुई थी, यानी लगातार होती रही थी। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक आध हुआ था, लेकिन वैसे शदीद बारिश थी। तो 2022 में अर्बन फ्लडिंग का मामला ज्यादा था। 2025 में क्लाउड बर्स्ट है, 2025 में दरियाई सैलाब है, 2025 में आपका ये इंडिया ने पानी छोड़ा, 2025 में ही आपके अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है। तो इसका अगर हम 2022 से मवाजना करें, उस वक्त भी हमें लग रहा था मुल्क 1/3 मुल्क डूब गया। तो इस दफा आपका मुल्क जो है, पंजाब का सूबा जो कि आपकी फूड बास्केट है, वो पूरा डूब गया। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट डूबे, वो जगह बारिश के जेर नजर आई, शदीद बारिश के, जिनमें पहले कभी सैलाब नहीं आया था। और इसका अगर और मवाजना करें तो जो लोग जिनके पत्थरों से जो तबाही हुई खैबर पख्तूनख्वा में, और ग्लेशियाई झीलें एक के बाद एक मुसलसल फट रही है, तो ये उससे बहुत बड़े लेवल की तबाही है। हाँ, जानी नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी इन्वायरमेंट और माहौल का नुकसान उससे कई गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, अब ये भारत वाला जो मामला है, भारत ने पानी छोड़ दिया। भारत जो है वो कभी भी पानी छोड़ सकता है, इस हवाले से कोई कानून है? अगर कानून है तो क्या कहता है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ एक सबसे बड़ा कानून है, और एज पर इंटरनेशनल लॉ क्या पाकिस्तान क्या भारत, दोनों में से कोई एक भी इसको खत्म नहीं कर सकता था, तोड़ नहीं सकता था। इंडिया ने यह हरकत की और इंडिया ने कहा हमने इसको इन अबेयंस कर दिया, यानी हम इसको नहीं मानते। उसका सबूत यह है कि अभी जब इंडिया ने पानी छोड़ा तो हमें एक लेटर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इंडस कमिश्नर के जरिए नहीं मिला। वो हमारे मोफा को लेटर आता है और उस पर लिखा है कि हम पानी रिलीज करने वाले हैं और आपके इधर हाई फ्लड
हो सकता है। कोई डेटा नहीं दिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपको बताना होता है कितने क्यूसेक पानी आ सकता है, क्या मामला है, ताकि अगला मुल्क तैयारी करे, क्योंकि पाकिस्तान से पानी नहीं छोड़ा जाता, इंडिया से छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। दूसरी बात ये कि पानी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, पानी आपकी लाइफ लाइन है, इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकता है इंटरनेशनली करे। पाकिस्तान को इसके लिए कोई भी मेजर लेना पड़े ले, क्योंकि हमारी ज़रात, हमारा मौशी जरिया सब पानी पे डिपेंड करता है, पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ऑन ग्राउंड अपने घर में, अपने मुल्क में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जहां जरूरत है डैम बनाएं, जहां जरूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जो भी टेक्निक है आप करें, ताकि आपका केस इंटरनली भी स्ट्रांग हो और एक्सटर्नली भी स्ट्रांग हो। ओके, और हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? क्या उसकी तरफ से एक्टिविटी होनी चाहिए इस सूरत हाल से निपटने के लिए? शॉर्ट टर्म भी बताइए और लॉन्ग टर्म भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, क्लाइमेट चेंज पे नेशनल लेवल पे तो हुकूमत, जो हमारा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट है, वो कहता है कि आपका एक नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड होना चाहिए, जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर का, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जो अभी भी देखें लोग इंडिविजुअली इमदाद करते हैं, जो वहां से फंड है उनका, CSR का, ESG के जो भी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, उसको टैप करें उस क्लाइमेट चेंज फंड के जरिए, और आप प्रायोरिटाइज करें जहां जहां क्लाइमेट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। दूसरी स्ट्रैटेजी, क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाए, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल बहस करें, क्योंकि ये दोनों सेक्टर आपके मुल्क में GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इनको कभी पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनको बताएं कि ये जो आप सोसाइटियां बना रहे हैं, ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है और आपकी लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं। फिर क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस मैकेनिज्म लेके आए, जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको क्लब करें। क्लाइमेट अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन देखें, जो सैलाब आते हैं, किसानों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई रिस्क इंश्योरेंस के जरिए हो सकती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ये बात करे कि ये हमारे वसाइल हैं, इतना फंड हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, लेकिन दुनिया को बताया कि क्योंकि ये तबाही आपने की है, तो अब हमें इस पर रेपरेशंस चाहिए, जो कि हमारा राइट है। हम भीख नहीं मांग रहे, पर ये तबाही के जिम्मेदार आप हैं, और हमें आपने हमको सपोर्ट करना है इसमें। सो आई थिंक अगर ये चीजें हो जाती हैं, तो अगली बार इतने बड़े लेवल से तबाही से पाकिस्तान किसी हद तक अडेप्ट कर सकता है। अच्छा, कॉप की अगर हम बात करें, बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी दुनिया वहाँ पर आती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है अपना मुकदमा वहाँ रखा, बड़े अच्छे तरीके से रखा, तो उससे हमें क्या उम्मीदें हैं? और इस साल भी कॉप होगी, क्या उम्मीदें हैं हमें उससे? देखिए, कॉप 27वीं कॉप से इस दफा, क्योंकि 30वीं कॉप है ब्राजील में, 27वीं कॉप से पाकिस्तान ने अपना स्टांस बड़ा स्ट्रांग किया है, और हमने लॉस एंड डैमेज फंड पे भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया था, G77 प्लस चाइना। लेकिन अभी इस साल मुझे लगता है कि ये हुकूमत बहुत सीरियस है, और इस साल हम कॉप पे जाके अपना स्टांस और स्ट्रांग करेंगे। जैसे कि अभी प्लास्टिक्स पे कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने अपना स्टांस बहुत स्ट्रांग लिया कि जो ममालिक जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म लेकर है। इसी तरह कॉप पे भी हम लोग अपना स्टांस यही लेकर जा रहे होंगे कि ये डेटा है, ये तबाही आपकी वजह से हो रही है, हमारे वसाइल इतने हैं, इसके ऊपर जो मामलात हैं वो आपको करने हैं। हम खुद मुख्तार कौम है, और हमारे लिए जो है अपने वसाइल में रहते हुए इतना करना पॉसिबल है। जहां पे मसला बढ़ रहा है, हम वहां पे अपना राइट मांग रहे हैं, और आप बाउंड हैं हमें पे करने के लिए, और हमारे जैसे बाकी ममालिक को पे करने के लिए। मुझे लगता है कॉप में इस साल पाकिस्तान के साथ और ममालिक भी शामिल होंगे। हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, हमने अभी पानी पे भी डिप्लोमेसी की, और इंशाल्लाह हम कॉप पे मजीद कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जो है मटेरियलाइज करवा सकेंगे। और अगर माजी की हम बात करें, तो हमने कॉप से क्या हासिल किया है मॉनेटरी बेसिस पर? अभी तक हम कुछ हासिल नहीं कर सके, बहुत सी कमिटमेंट्स हुई, लॉस एंड डैमेज फंड हमें नहीं मिला, अडेप्टेशन फाइनेंसिंग में भी पाकिस्तान को कुछ खास नहीं मिला, और इसके अलावा बाकी जो फंड है उसमें से भी कभी एक मुल्क शामिल हो जाता है, कभी एक मुल्क पैसे खींच लेता है, तो हमें कुछ खास मिला नहीं है पिछली किसी कॉप में भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इन्वायरमेंटलिस्ट, और बात हो रही थी पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल की। और नाजरीन, जाते जाते दुआ ये है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की, पाकिस्तान की हुकूमत की, जो लोग इस वक्त सैलाब से निमट रहे हैं, सैलाब से मुतासर हैं, उन सब की मदद फरमाए, आमीन। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।